गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड, हाँ गुड। हाँ स्टार्ट करें अभिषेक। यस यस सर। हाँ अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी की है 2019 में। उसके बाद मैंने लगभग 8 महीने फिजिक्स के टीचर के रूप में एलन में काम किया है, और 2020 में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, और 2024 से मैं यूपीएससी के छात्रों को फ्रीलांसिंग में उनको पढ़ा भी रहा हूँ। और मेरी हॉबी ओके, बैडमिंटन खेल। जयपुर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है? नहीं, एनआईटी जमशेदपुर से सर। अच्छा एनआईटी जमशेदपुर से, है ना? यस। एनआईटी जमशेदपुर से जब इंजीनियरिंग की है तो फिर ये टीचिंग लाइन में फिर जॉब, प्राइवेट जॉब में नहीं स्कोप था क्या? नो सर, स्कोप था, बट मैं जब एनआईटी जमशेदपुर में था तो वहाँ सर मैंने एनजीओ में काम किए थे, तो उसके दौरान मुझे काफ़ी पब्लिक सर्विसेज की तरफ रुझान आया था सर। कितने एनआईटी हैं अभी भारत में? सर अभी 31 है सर। 31 है। 31 जो एनआईटी है कहाँ है? सर सारे स्टेट्स में एक एक हैं, और यूनियन टेरिटरीज में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक है सर। अच्छा, आप रोहतास से आते हैं, वहाँ बहुत यस सारे वाटरफॉल हैं। यस सर। कौन कौन से वाटरफॉल हैं रोहतास में? सर तुतला भवानी है, वहाँ पे मांझर कुंड है, धुआं कुंड है, कशिश वाटरफॉल है, और जस्ट कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे कपूलत है। वहाँ एक फेमस मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यस सर, वहाँ कौन सा? पाइराइट पाया जाता है सर काफ़ी मात्रा राइट्स में। पाया जाता है। ठीक है। यदि बिहार में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट घूमने कहा जाए तो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट घूमना चाहेंगे? सर रोहतास, गया, नालंदा। तो रोहतास नहीं घूमे बचपन से? बहुत कम घुमा है सर मैंने, क्योंकि ज़्यादातर मेरी पढ़ाई झारखंड में हुई है, तो अच्छा। तो रोहतास में कहाँ घूमना चाहेंगे, वाटरफॉल और कुछ है इसके अलावा? सर शेर शाह सूरी का मकबरा है, उनका फोर्ट भी है। इसके अलावा रोहतासगढ़ फोर्ट है सर, और ताराचंडी है, और गुप्ता धाम है सर। ओके। और गया में कहाँ घूमेंगे? सर गया में सबसे पहले बोध गया घूमूंगा सर, उसके बाद विष्णुपाद मंदिर जो है वहाँ घूमूंगा। अच्छा, बिहार की प्रमुख समस्याएं क्या है आपके नज़र में? सर बिहार का एक मेजर समस्या है, यहाँ से आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम्म इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स बहुत कम है। सर दूसरा हम्म यहाँ पे है कि यहाँ का एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत कम कॉलेजेस हैं, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर जाकर के पढ़ना पड़ता है। और सर तीसरा सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भी है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और लॉजिस्टिक टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। मानते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और जो सरकारी व्यवस्था है, सारे व्यवस्था विफल है। हम मानते हैं ना कि ना पढ़ाई का कोई स्कोप है, ना हायर एजुकेशन को लेकर बच्चे यहाँ रुक सकते हैं, है ना? नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं ये मानता हूँ अभी सर। जस्ट तो बोल रहे थे हायर एजुकेशन से यहाँ अच्छे नहीं मिलते हैं, खुद ही आपने कहा है। तो अभी मानते हैं कि सरकारी स्कूल काम नहीं कर रही है। सर इस पे काम कर रही है, जैसे अभी कुछ समय पहले ही आईआईटी और एनआईटी पटना दोनों नए खुले हैं, और एम्स की भी बात चल रही है सर। एम्स दरभंगा स्टार्ट, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। और इसके अलावा जैसे एजुकेशन सेंटर अच्छा, पटना में। आप टेंथ और ट्वेल्थ कहाँ से किए हैं? सर 10th मैंने बिशप विश्वक बॉयज स्कूल रांची से किया है, और 12th डीपीएस बोकारो से किया है सर। तो बताइए, है ना, इतने बड़े बड़े स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में तो आप पढ़े नहीं है, तो आपको भी पता था कि सरकारी व्यवस्था अच्छी है नहीं, एजुकेशन लेवल पे जीरो है। यहाँ से पढ़ते तो आज यहाँ इंटरव्यू तक हो सकता है नहीं पहुंचते, तो यहाँ की व्यवस्था तो मतलब बर्बादी मानी जाएगी ना, सही काम नहीं सर कर रही है गवर्नमेंट। जब सर मेरे टाइम में एजुकेशन व्यवस्था काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी सर। उस वक्त जब मैं हम्म। पढ़ रहा था प्राइमरी एजुकेशन में, तो 2004-2005 का समय था, उस वक्त उतनी अच्छी अच्छी स्थिति। ईमानदारी से एक बात बताइए, आपके जो यस सर। नेक्स्ट जनरेशन होंगे, आप उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? ईमानदारी से बताइए बस।
सर अभी तो मैं नहीं पढ़ाना चाहूँगा सर। नहीं पढ़ाना चाहेंगे ना? तब बताइए। तो मतलब यहाँ लेकिन की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? नहीं सर, ध्वस्त कुछ नहीं आप है। मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे हम लोग को सुधार करनी चाहिए। अगर वो सेक्टर्स में सुधार हो जाए तो सरकारी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हो सकती है और वो सुधार करने में लायबल। कितना 100-200 बरस लगेंगे, ये बताइए आप। सर कि विल अगर पावर चाहिए अंदर से। अरविंद केजरीवाल एक शॉर्ट टेन्योर के लिए सीएम चुने गए, और देखिए दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा बदल दी है। यस सर, पॉलिटिकल विल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी दोनों मिलकर काम करें तो सर चेंज बहुत जल्दी लाया जा सकता है। तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार पुलिस सर्विसेज, बिहार एजुकेशन सर्विसेज। हम्म, बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सर्विस की हायरार्की क्या है? यस सर। सर इंस्पेक्टर, डिप्टी हम्म, सुपरिटेंडेंट का पुलिस, हम्म, सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पुलिस, सुपरिटेंडेंट का पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट का पुलिस। सॉरी सर, मैं ज़्यादा चला गया, सॉरी सर। एक्चुअली ये। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए सपोज करिए आप डीवाईएसपी बन गए, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपके जॉब लगने के बाद पता होगा कि नीरेश थाना के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। पता होगा या नहीं भी पता होगा, ठीक है। अब आप वहां से जो भी आए, एसएचओ आए, एसआई आए, एएसआई आए, और बोले ऐसा है कि आपका जॉब तो लग गया है, मिठाई खाने के लिए हमें 2,000 रुपया दीजिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट आगे देंगे। आपको पता है कि घूस मांग रहा है, लेकिन हमेशा वो मिठाई का नाम ले रहा है। तो इसी केस में आप क्या करेंगे? आप खुद ही डीवाईएसपी बन चुके हैं। सर उनसे मैं कहूँगा कि मैं पहले तो मना करूँगा सर, और अगर वो मेरी बातों से नहीं मानते हैं तो मैं उनके जो भी सुपीरियर होंगे या फिर जो मेरे निजी थाने होंगे, मैं वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कर लूँगा सर। कि करप्शन का मामला है या नहीं है ना? ये सर, ये करप्शन का मामला है सर। हम्म। तो सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में ही होता है ना? तो आपको ये नहीं लगता है कि ठीक है, 2,000 के लिए क्या ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे, अभी तो नया नया जॉब ही लगा है। तो क्या हम मामला को आगे बढ़ाएंगे या फिर वही 2,000 मिठाई के नाम पे दे देंगे? सर मैं समझता हूँ कि अगर मैं एंट्री पॉइंट पे ही अगर इनको इस चीज़ों को टॉलरेट करूँगा और आगे चल के सर मैं एक ऑफिसर बनने वाला हूँ, तो हो सकता है कि मेरा एक कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर आ जाए और आगे अगर और भी बड़ी अगर कुछ करप्शन के मामले हैं तो शायद मैं उनके ऊपर कॉम्प्लेसेंट हो जाऊँ, दोस्ती यारी मतलब जिस प्रकार से भी। तो सर मुझे शुरुआत से ही स्ट्रिक्ट रहना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए सर। और इस ईमानदारी प्रकार के पूर्वक छोटे। एक्शन ले लेंगे। यस सर, मैं ले लूँगा सर। अच्छा ठीक है अभिषेक मैम। हाँ, सो अभिषेक, आपने 2019 में जमशेदपुर से एनआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, राइट? यस मैम। ओके। एंड जब सर से आपसे बात हो रही थी तो आपने एनजीओ का जिक्र किया। किस यस एनजीओ के मैम। साथ आपने काम किया था? मैम संकल्प एनजीओ। संकल्प एनजीओ, क्या काम था उसका? मैम जो भी वहाँ पे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो वर्कर्स काम करते थे और जो भी उनके बच्चे थे, तो अगर वो प्रॉपर उनकी स्कूलिंग नहीं हो रही है तो उनको पढ़ाने का काम होता था। उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनको डेवलपमेंट कराया जाता था, उनको खेल मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कराया जाता था, और साथ में नवोदय स्कूल्स में एडमिशन के लिए उनको तैयारी कराया जाता था। अच्छा। सो तो जो लेबर वर्कफोर्स है बिहार में, उनके लिए बिहार गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इफ यू नेम 2 schemes related to this provision. सॉरी मैम, मुझे फैमिली को सपोर्ट करने वाली स्कीम्स अभी ध्यान में नहीं है मैम। लाइक अगर किसी लेबर की बेटी की शादी हो रही है, सॉरी मैम। इफ यू आर मैं अवेयर ध्यान। ऑफ। ओ, चलिए। एनजीओज को आप डिफाइन कैसे करेंगे? मैम एनजीओ कोई भी ऐसा नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है जो लोगों के हित में काम कर रहा हो, इधर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पे काम कर रहा हो ताकि उसमें डेवलपमेंट हो सके या फिर सुधार हो सके।
तो एनजीओज, अगर मैं बोलूँ कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो एनजीओज के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, तो आप कौन से आर्टिकल आपके ध्यान में आते हैं? ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ, कोई फंडामेंटल राइट है? यस मैम, आर्टिकल 19 के अंदर में है मैम, राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, राइट टू फ्रीडम के अंदर में। कौन सा क्लॉज है? आई थिंक मैम थर्ड क्लॉज है, मैम श्योर नहीं हूँ बट शायद थर्ड क्लॉज है। अंडर डीपीएसपी? मैम ये मैं गेस करना चाहूँगा, श्योर नहीं हूँ बट। ठीक है, लीजिए। मैम आई थिंक आर्टिकल 39A, बट मैं श्योर नहीं हूँ मैम, सॉरी मैम, शायद मैं गलत हूँ। अच्छा, आर्टिकल 43। ये मुझे बताइए कि एनजीओ से रिलेटेड एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाई थी, उसमें वो अमेंडमेंट किया जाता था बिकॉज जो एनजीओ को फंडिंग जाती है वो फॉरेन के थ्रू, फॉरेन फंडिंग के थ्रू उनको मिलती है। तो उस प्रोविजन के तहत ऐसा पाया गया कि एनजीओ में फंडिंग बहुत कम हो गई है। तो अभी जैसा देखा जा रहा है कि एनजीओ को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, आप इसको कैसे देखते हैं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए थे वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए लिया था। जैसे कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे पाए गए थे जो कि अननेसेसरी अनरेस्ट फैलाने का काम भी कर रहे थे, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल हिंड्रेंस को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए थे कि किसी भी प्रकार से एनजीओ का दुरुपयोग ना हो सके। जैसे कि एनजीओ अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अच्छे काम के लिए अपने आप को प्रचार कर रहा है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, तो उन सब एनजीओ को रिफाइन करने के लिए या फिल्टर आउट करने के लिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए थे। कौन से रेगुलेशन के तहत एनजीओ वर्क करती है इंडिया में? सॉरी मैम, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अच्छा, एनजीओ को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर करते हैं? मैम ये मैं गेस करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। ओके, मैम शायद कंपनीज एक्ट के थ्रू ही हम लोग करते हैं उसको। कंपनीज एक्ट, राइट। चलिए, कमिंग टू, आपने जमशेदपुर से ग्रेजुएशन किया है, तो जमशेदपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखें, तो क्या है इसका Yes, सिग्निफिकेंस? मैम जमशेदपुर में स्टील प्लांट्स हैं जो कि वहाँ से इंडिया के लिए स्टील एक्सपोर्ट भी होता है और इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज में यूज भी होता है। उसके अलावा वहाँ पे टाटा मोटर्स हैं, टाटा के रिलेटेड जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। स्टील प्रोडक्शन में इंडिया कितना प्रतिशत स्टील प्रोडक्शन करता है और कितना इंपोर्ट करता है? मैम एग्जैक्ट डेटा मुझे अभी ध्यान में नहीं है। ये गिव अ गेस, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं या एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, या प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं? एक्सपोर्ट छोड़िए, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं या प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं? मैम हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं मैम। हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलिया जापान से। इंपोर्ट करते हैं मैम, बट मैं जहाँ तक मुझे ध्यान में है मैम कि वो शायद अच्छा, ठीक है। नंबर्स। एक आयरन ओर का एक बहुत अच्छा जगह है, प्लेस है जमशेदपुर में, उसका नाम बताइए मुझे, बहुत फेमस है। मैम नावमुंडी, नावमुंडी और कोकामाकी बुरू, वहाँ पे 2-3 है मैम, नावमुंडी, कोकामाकी बुरू। ठीक है, आयरन ओर के अलावा कितने मिनरल्स मिलते हैं जमशेदपुर में? कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं? वहाँ पे यूरेनियम भी है, और इसके अलावा मैम वहाँ पे क्या हम कॉपर है। यूरेनियम को यूज करते हैं जमशेदपुर के? नो मैम, अभी वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो बी स्पेसिफिक टू स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड और कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वहाँ? मैम वहाँ के आसपास के लोकेशन में वहाँ कोल मिलता है, बट एग्जैक्टली जमशेदपुर में नहीं मिलता है। 100 माइल की दूरी पे मिलता है मैम, उड़ीसा में, और झरिया से भी आता है कोल। और इसके अलावा वहाँ पे स्टील से रिलेटेड लाइमस्टोन्स भी आता है, लेकिन वो भी मयूरभंज से आता है उड़ीसा में, जो कि वहाँ से लगभग 100 मील की दूरी पर ही है। इसके अलावा मैम इसके अलावा कॉपर पाया जाता है, बट वो स्टील इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। चलिए, आपकी ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है, ओके। यस मैम।
आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चूज किया ऑप्शन के लिए, ये प्रैग्मेटिक डिसीजन था या बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे कमांड नहीं रहा इसीलिए आपने सोशियोलॉजी चूज किया? मैम मेरा शुरुआत से ही हमेशा टेक्निकल नॉलेज पे फोकस रहा था, बट मैं चूंकि पब्लिक सर्विसेज में काम करना चाह रहा था तो सोशियोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगा, जो कि सोशल लिंकेजेस और सोशल रिलेशंस के विषय में मुझे समझा सकता था और इसका इस्तेमाल भी मैं पब्लिक सर्विस में कर सकता था अच्छे से। सोशियोलॉजी में आपने 2 टर्म्स पढ़े होंगे, एक होता है सोशल मोबिलिटी और दूसरा होता है सोशल कैपिलैरिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने सुना है दोनों टर्म? मैम सोशल कैपिलैरिटी मैंने नहीं सुना है, सोशल मोबिलिटी में जानता हूँ। अच्छा, तो सोशल मोबिलिटी क्या है? मैम सोशल मोबिलिटी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के सोशल हिरार्की में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट को सोशल मोबिलिटी कहते हैं। कई बार मैम सोशल मोबिलिटी हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है अगर वो एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में स्विच कर रहे हैं तो। ओके, तो आपको क्या हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है? यस मैम, उसमें है। किस एक्सपेक्ट में? मैम करियर को अगर छोड़ दीजिए, प्रोफेशन को छोड़ दीजिए और बाकी के एक्सपेक्ट मुझे बताइए। मैम सेंसिटाइजेशन एक एस्पेक्ट है जिसमें कि लोअर कास्ट जितने भी हैं वो लोग कई बार अपर कास्ट के रिचुअल्स, थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजीज वगैरह को इमिटेट और फॉलो करने का प्रयास करते हैं ताकि उनको हायर कास्ट से एक्सेप्टेबिलिटी भी मिल सके और उनको उस लेवल का डिग्निटी भी मिल सके। इसके अलावा वेस्टर्नाइजेशन भी देखा जाता है मैम, जिसमें कि जो अपर कास्ट हैं या फिर अपर क्लास के लोग हैं वो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और जिसको देख करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ये लोग वेस्टर्नाइज होते हैं ताकि उनका भी स्टेटस अपर क्लास की तरह हो जाए। तो मैम इस प्रकार का भी एक सोशल मोबिलिटी का टेंडेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मान लीजिए आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हो गए एंड यू विल बी पोस्टेड एज अ एसडीएम। आपके सब डिवीजन में एक ऐसी कम्युनिटी है, एक दलित टोला है वहां पे, तो वहां पे सबसे जो वनरेबल सेक्शन है दलित परिवार से वो वहां पे रहते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ही ये है, दयनीय है। ना उनके पास कोई जॉब है, ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। एंड आपको जो भी आप धाराएं यूज करना चाहें या जो भी आप प्रोविजन यूज करना चाहें, बिहार गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो आप यूज करना चाहें, तो वहां के कम्युनिटी को आपको उत्थान करना है। तो आपका 3 पॉइंट्स क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ एक्शंस क्या रहेंगे? मैम सबसे पहले तो जो भी उस कम्युनिटी के ट्रेडिशनल वर्क हैं, जैसे आर्टिसनशिप अगर होता है या फिर किसी भी प्रकार का काम होता है कोई तो मैं ट्रेडिशनल वर्क नहीं है, दे आर इन्वॉल्व इन स्कैवेंजिंग, दे आर इन्वॉल्व इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, या चूहे मार के खा रहे मुसहर टोला हो गया, उस तरीके का है। उनके पास कोई ऐसी टैलेंट भी नहीं है कि वो उससे कुछ करके कर पाए, कमा पाए। यस मैम, तो सबसे पहले मैम मैं वहाँ के जितने भी बच्चे हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको मुख्यमंत्री कस्तूरबा विद्यालय बालिका विद्यालय में लड़कियों को वहाँ पे एडमिशन कराया जाए और जो भी बच्चे हैं उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेसिडेंशियल स्कूल्स में उनको डाला जाए ताकि उनकी पढ़ाई हो सके। और जो भी वहाँ पे युवा हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेसिडेंशियल स्कूल क्या सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे सब डिवीजन में है? नो मैम, बट जिधर भी है वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको एडमिशन दिया जाए और जितने भी लोग वहाँ पर जा सकते हैं तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उनको भेजा जाए। और इसके अलावा मैम जो भी युवा हैं तो युवा को जो भी स्कीम्स है जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री गव्य मीन्स काऊ शेल्टर योजना जो है जिसमें एसटी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, जिसमें 100% सब्सिडी सरकार देती है अगर 2 गायों को वो रखें तो मैं उस योजना का भी लाभ लेना चाहूँगा। इसके अलावा मैम जो भी जीविका दीदीज का जो जीविका प्रावधान है वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक एसएचजी बनाएं और स्त्रियों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके ताकि वो किसी प्रकार का डिसीजन ले सकें। और मैम एक और इम्पॉर्टेंट काम मैं करूँगा, बिकॉज मैम उन लोगों के पास एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो कल्चर ऑफ पॉवर्टी में जी रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके साहस को और उनके मोटिवेशन को बढ़ाया जाए थ्रू कांस्टेंट इंटरेक्शन। और उनको जो भी अगर उस कम्युनिटी से कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने जीवन में सक्सेस कर चुके हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा उनको कनेक्ट करने के लिए ताकि उनके अंदर का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगे।
ओके, आपने कल्चरल पॉवर्टी का नाम दिया, राइट? कल्चरल पॉवर्टी का कंसेप्ट किसने दिया है? मैम कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ऑस्कर लिविस ने दिया था मैम। ओके, और क्या ये कल्चरल पॉवर्टी अगर हम देखें तो क्या हमें ये बिहार में ज्यादा देखने को मिलती है क्या? यस मैम, मैम कह सकते हैं, बट ये कहना मुश्किल होगा कि बाकी राज्यों से हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि सभी राज्यों में एक लेवल ऑफ पॉवर्टी है और वहाँ पे भी इश्यूज हैं मैम। बट अगर कल्चरल पॉवर्टी के बारे में बात करें कि मतलब यहाँ पे इनर्शिया बहुत ज्यादा है, वी डोंट लाइक टू मूव फ्रॉम आवर बबल, तो क्या आपको ये लगता है कि बिहार में कल्चरल पॉवर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट रिलेटिवली ज्यादा है? मैम ये कहना मुश्किल होगा, बिकॉज राजस्थान, बट झारखंड। डेटा तो यही कहता है, नीति आयोग का डेटा यही करता है कि बिहार इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यस मैम, कैन दिस इट बी अ इज, मेजर फैक्टर? ये पुअरेस्ट है मैम, बट कल्चर ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है और ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम रहा है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी कम रहे हैं, जिसके वजह से पॉवर्टी है और लोगों को बाहर निकलने का एक मौका भी नहीं मिल रहा है। तो मैम मुझे लगता है कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑब्वियसली है मैम, बट दूसरे राज्यों के तुलना में सबसे अधिक है, ये मैं नहीं कह पाऊँगा, मुझे इसमें संदेह में। ओके, ठीक है अभिषेक, हम लोग आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। थैंक यू सर, मैम, थैंक यू। हाँ, बताइए अभिषेक, खुद का इंटरव्यू कैसा लगा? सर ऐसे तो ओवरऑल ठीक लगा, बट कुछ जगहों पे मुझे ठीक करना चाहिए था, जैसे कि आईपीएस का जो मैं सीक्वेंस बता रहा था वहाँ पे मैं अपने मीन्स वहाँ मिस्टेक किया मैंने, और एक दो जगह पे आर्टिकुलेशन इश्यूज मुझे लग रहे थे और मुझे उतना हाँ, पता नहीं चला, आपको बताइए सर। मैम फीडबैक दे दीजिए। अभिषेक, अच्छा था आपका इंटरव्यू एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो वी हैव ट्राइड टू टच एवरी सेक्शन दैट इज मेंशन इन योर ड्राफ्ट। तो यहाँ होता है थोड़ा बहुत फैक्चुअल मिस्टेक आपने आईपीएस वाले रैंकिंग में किया, बट ओवरऑल जो भी आपका आंसर देने का तरीका है मुझे अच्छा लगा वो। कमिंग टू लाइक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से तो पूछेंगे। आई होप आपने वो प्रिपेयर किया हो। एंड जस्ट आई वांट टू से कि मान लीजिए आप ये सब चीज़ अगर बोलते हैं कि आप किसी एनजीओ में काम किया है आपने या साथ में किया है, तो जो भी आप वर्ड बोल रहे हैं जो कि सिलेबस से कोलैप्सिंग है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि एनजीओ कौन से आपके तहत करता है, रेगुलेशन वगैरह, क्योंकि वो पॉइंट पकड़ के वो आपसे पूछ सकते हैं। तो डोंट लीव एनी स्पेस फॉर देम टू ग्रिल यू, आप उस पर पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड कब है ऐसे आपका इंटरव्यू? मैम परसों ही है। अच्छा, परसों ही है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जस्ट आप जो पेपर है कल का भी परसों का भी अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, एंड आई थिंक यू आर फॉलोइंग दैट। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बस जो भी आप बोल लेंगे और अपना इंट्रोडक्शन का तो पार्ट आपका रेडी होगा, उसमें जो जो वर्ड्स अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो बस उसको एक बार देख लेना है फ्रॉम द बीपीएससी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर वैसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो यू हैव दैट आंसर, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, हमको लगता है 80+ नंबर आपके रहेंगे अभिषेक, है ना? यस। ठीक नहीं, है, ऑल द कॉन्फिडेंस बेस्ट भी अभिषेक। आपका अच्छा है, इवन द हाँ, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो 85 ऑलरेडी आप प्लस आई पढ़ाए थिंक। हैं, इस वजह से दिख भी रहा है कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है ना? यस ठीक, सर, ऑल द बेस्ट अभिषेक। जैसे जैसे मैम कुछ क्वेश्चंस पूछी, मैं फैक्चुअल जैसे आर्टिकल वगैरह में मैं बार बार मैं सॉरी बोल रहा था, क्योंकि मुझे, मैं पढ़ा हूँ बट मैं शायद भूल रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इशू करेगा क्या? अभी अभिषेक बस यही बोलते हैं, फैक्ट्स के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि फैक्ट्स आ रहे हैं सॉरी बोल दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है या कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको सॉरी नहीं बोलना है। फैक्ट तो ठीक है, वह भूल गए, क्या दिक्कत है, कोई भी भूल सकता है। इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद थोड़ी रहते हैं, है ना? अब जो यस कुछ इम्पोर्टेंट है, मानिए कि अभी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 को लेकर चल रहा है मामला, है ना? तो ये सब कुछ मेजर मेजर आर्टिकल है या जो न्यूज में चल रहा है, तो ये मिस मत करिएगा। फैक्ट्स भी रहते हैं, तो फैक्ट्स जो अभी न्यूज में चल रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, है ना? देखिए, बाद आर्टिकल बाकी आपको नहीं भी पता है तो
आप हाँ। वो ना जो चैप्टर है उसके बारे में बोल सकते हैं, लाइक सर इट इज मेंशन इन फंडामेंटल राइट्स, इट इज मेंशन इन डीपीएसपी, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आर्टिकल। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स में बता दिया, डीपीएसपी में यू गॉट कंफ्यूज, इट्स ओके। मतलब यू हैव दैट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि आप एक इवेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिंक कर पा रहे हो। जस्ट बिकॉज आपने एक आर्टिकल नहीं बताया, वो भी फैक्चुअल, इट डजंट लीव अ वेरी बैड इम्पैक्ट, ठीक है? तो उसके लिए इतना वरी नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू।